हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हैकर्स। पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स बाय मीमन हॉकिंस, फर्स्ट चैप्टर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कर रहे हैं वो है बोर एटम मॉडल। द डिफिकल्टी मेंशन्ड इन द क्लासिकल मॉडल वर रिजॉल्व्ड बाय बोर इन 1913। क्योंकि हमारे पास दो मॉडल हमसे बताए थे, एक क्लासिकल मॉडल था और दूसरा मॉडल का नाम आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि क्या मॉडल था। उस मॉडल में एक डिफ़िकल्टी थी कि लाइक हम लोग सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बोर एटम मॉडल के बारे में हमारे पास थ्योरीज आती हैं इन 1913। ही पॉस्टुलेटेड द फॉलोइंग थ्री फंडामेंटल लॉज। कि जो तीन लॉज थे वो क्या क्या थे? नॉट ऑल एनर्जीज आर गिवन बाय क्लासिकल मैकेनिकल आर पॉसिबल, बट द एटम कैन पोजेस ओनली सर्टेन डिस्क्रीट एनर्जीज। जिस तरीके से क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल ने हमें बता रखा था कि अलग अलग टाइप की एनर्जीज होती है, तो उन्होंने मेंशन जो कर रखा था कि नॉट ऑल एनर्जीज एज गिवन बाय क्लासिकल मैकेनिकल आर पॉसिबल। मतलब क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल ने जो जो एनर्जीज बताई थी वो हर मॉडल में पॉसिबल नहीं है, मतलब वो हर तरह की एनर्जी एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। बट द एटम कैन पोजेस ओनली सर्टेन डिस्क्रीट एनर्जीज। मतलब एटम जो था वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर एनर्जी ही अटेन कर सकता था। While in the state corresponding to these discrete energies, the electron does not emit radiations. कोई पर्टिकुलर स्टेट में जब एक एनर्जी पे एक होता है, ये अपना एटम होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एमिशन रेडिएट नहीं करता था, एंड इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी स्टेशनरी नॉन और नॉन स्टेशनरी स्टेट। तो ये इनके पोस्टुलेट्स थे कुछ। इसमें ये सिंपल से कहते थे कि लाइक while in state corresponding to discrete energies the electron does not emit radiation, and electron radiation emit नहीं करता, एंड इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी इन स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी स्टेट। या तो स्टेशनरी स्टेट में है या फिर नॉन स्टेशनरी स्टेट में है। ये इनका पहला फंडामेंटल लॉ था। दूसरा था इन द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट करस्पॉन्डिंग टू अ डेफिनेट एनर्जी W2, मतलब W1 से W अलग स्टेट्स बता रखे हैं, to another stationary state within an associated energy W1 radiation will be emitted। मतलब कहता है जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तब वो एनर्जी रेडिएट करता था। मतलब अगर वो नॉर्मल जो स्टेट पे है तब नहीं है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाएगा तब वो एनर्जी रेडिएट करेगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएंट एनर्जी इज गिवन बाय फ्रीक्वेंसी एफ। क्या एक फॉर्मूला है जिससे एनर्जी हम कैसे पता करते हैं? द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रेडिएंट एनर्जी इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू W2 माइनस W1 बाय न्यू। ये एच आपका जो है न्यू है, ये एच जैसा लगता है, वो न्यू सिंबल है, ये ग्रीक सिंबल होता है जो कि हमारा एक प्लैंक कांस्टेंट होता है जो कि जूल सेकंड में होता है। डब्ल्यू जो है हमारी एनर्जी वो कि जूल्स में है। एफ इज द फ्रीक्वेंसी जो कि हमारी हर्ट्ज में है। The stationary state is determined by the condition that the angular momentum of the electron in this state is quantized and must be an integral multiple of nu upon 2 pi। जैसे हमने यहाँ बताया था इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उस तरीके से हमारी यहाँ पे जो कह रहा है कि जो स्टेशनरी स्टेट जो हमारी है वो एक आपका एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन होता है। वो कैसे हमें पता चलता है? मल्टीप्लीकेशन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ म्यू अपॉन 2 पाई। दस एम वी आर is equal to n into mu upon 2 pi where n is an integral, hence what we get wn। wn मतलब आपको nth लेवल होता है जहां पे आपका वर्क डन वाला है, माइनस m अपॉन माइनस m इंटू क्यू टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई h म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू 1 बाई n स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है वो वर्क डन का निकालने का। इसको चाहे तो आप नोट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज एटॉमिक एनर्जी लेवल। नोट For each integral value of n, a horizontal line is drawn। अभी आप जो बोले लाइन डायग्राम क्या है ये आपको आगे दिखेगा, इसमें जो हमारा स्पेक्ट्रल लाइंस वाला डायग्राम है उसमें चीज पता चलेगी। These lines are arranged vertically in accordance with the numerical value calculated। जो हमारी वैल्यू निकलती है वो फॉर्मूले से उसके होती है। Such a pictorial representation is called a energy level diagram, जो कि मैंने आपको बताया था आगे आने वाला है, उसके बारे में बताएंगे। The number of the left number to the left of each line gives the energy in the level of the electron volts। अब किस चीज की बात कर रहे हैं वो हम आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाते हैं। The number immediately to the right of the line is the value of n, जो हमारी यहाँ पे ऐसे लिख रखी मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगा। Theoretically an infinite number of level exist for each atom। theoretically अगर कॉन्सेप्ट की बात करें हम, theoretically मतलब थ्योरी के हिसाब से एक आपका n के जो लेवल्स होते हैं वो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक जा सकता है। बट in the first
ओनली द फर्स्ट 5 एंड द लेवल इन्फिनिटी आर इंडिकेटेड इन द डायग्राम। ये डायग्राम मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये जो एनर्जी लेवल हमने डायग्राम बना रखा है आपका, वो यहाँ पे n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 जो हमने यहाँ वैल्यू रखी थी 1 2 3 4 5 लेवल, और हमने इन्फिनिटी लेवल बना रखा है, दिखा रखा है। यहाँ इसकी एनर्जी लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो यहाँ पर है, यहाँ पे आपकी एनर्जीज लिखी हुई हैं और यहाँ पे इनके n के लेवल लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे कौन से लेवल पे कितनी एनर्जी रेडिएट होती है वो भी हमने मेंशन कर रखी है, कौन सी ये कब हमारा नॉर्मल स्टेट में होता है, कौन से लेवल पे हमारी अल्ट्रावायलेट निकलती है, किस पे विजिबल आती है, किस पे इंफ्रारेड आती है, ये सारे हमने चीज़ में मेंशन कर रखा है। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इट इज कस्टमरी टू एक्सप्लेन द एनर्जी वैल्यू ऑफ द स्टेशनरी एट स्टेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रेदर देन इन जूल्स। मतलब हम क्या करते हैं, यूजुअली हम एनर्जी को जूल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को यूज कर रहे हैं जस्ट फॉर कन्वीनियंस। It is more common to specify the emitted radiation in wavelength lambda in angstroms rather than its frequency in hertz। मतलब हम कन्वीनियंस के लिए ले रहे हैं कि हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में ना लेकर हर्ट्ज में भी ले सकते हैं, लेकिन हम उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब हम उसको वेवलेंथ को लैम्डा में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इन आर्मस्ट्रॉम। आर्मस्ट्रॉम जो हमारी एक यूनिट है, आप बताइए कमेंट्स में आर्मस्ट्रॉम कितने मीटर्स होती है। नेक्स्ट इसमें आता है पॉइंट, द लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड द नॉर्मल स्टेट और द ग्राउंड लेवल। जो लोएस्ट लेवल होता है जिसको हम कहते हैं कि जब हमारी एन की वैल्यू 0 होती है तो उस स्टेट को हम नॉर्मल या फिर ग्राउंड लेवल कहते हैं। अदर स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द एटम्स आर कॉल्ड एक्साइटेड, रेडिएटेड, क्रिटिकल और रेजोनेंस लेवल। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं वो अपनी जो स्टेट होती है उससे हट करके अपर स्टेट में जाता है, और अदर स्टेट्स पे डिपेंडिंग उसकी क्या कंडीशन है, वो एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है, वो रेडिएटिंग स्टेट में हो सकता है, वो क्रिटिकल में हो सकता है, वो रेजोनेंस में हो सकता है। नेक्स्ट इज एज द इलेक्ट्रॉन इज गिवन मोर एंड मोर एनर्जी इट मूव्स इनटू स्टेशनरी स्टेट्स व्हिच आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। हम क्या इलेक्ट्रॉन को जैसे जैसे एनर्जी दी जाती है वो और दूर जाता जाता है, और जो कि हमारे न्यूक्लियस से और दूर होता रहेगा। सिंपल सी चीज। व्हेन इट्स एनर्जी इज लार्ज इनफ टू मूव it completely out of the field of the influence of ion and become detached from it। मतलब जब बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपके उसके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से हट करके वो आयन से बाहर आकर ये टोटली डिटैच हो जाता है उससे। The energy required for the process to occur is called the ionization potential and is represented as the higher state of energy in the energy level diagram। The energy required to process is called ionization energy। मतलब जो जिस एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन आपका एटम से छोड़ के बाहर निकल जाता है वो हाईएस्ट स्टेट एनर्जी होती है हमारे उसको, और उस एनर्जी को कहा जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब इसके बाद वो बंदा सारी कहते हैं ना, जैसे हम बंदा मोहमाया से लुप्त हो जाता है, वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम से सारी मोहमाया छोड़ के उससे निकल जाता है, उसकी हाईएस्ट स्टेट होती है। अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट एटम्स की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट हो सकती है, जिसकी आपको इलेक्ट्रॉन की जब वो आप आयोनाइजेशन को अचीव करता है। हाइड्रोजन के लिए वो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, जो कि हाइड्रोजन में अगर इतनी सप्लाई करे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन एटम को छोड़ करके निकल जाएगा, मतलब आत्मा उसकी निकल जाती है, फिर बाद वो लुप्त हो जाती है, मोक्ष हो जाता है उसको। द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटम्स, एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू एन एटम इन ऑर्डर टू एक्साइट और आयोनाइज द एटम। मतलब भाई बिना कुछ एनर्जी दिए तो कुछ उसको काम चलेगा नहीं, सिंपल सी चीज़ है। जैसे भाई आप घर में बैठे हो या मम्मी पापा भी आपको लालच देते होंगे बैठ के कि भाई ये कर लो तो आपको फ्यूचर में अच्छी बाइक मिलेगी, करियर मिलेगा, अच्छी लाइफ होगी, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, एक स्टाइलिश लाइफ होगी, तो सिंपल सा एनर्जी तो देनी पड़ती है। तो जब हम इंसानों को जरूरत पड़ती है तो एटम्स को जरूरत पड़ती है, तो एटम्स को भी हम एनर्जी जब देते हैं तभी वो एक्साइटेड स्टेट में या फिर आयोनाइजेशन स्टेट में रहेगा, नहीं तो वो चुपचाप जिस तरीके से पढ़ा है वो पढ़ा का पढ़ा ही रहेगा। अगर आपको मोटिवेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं करोगे। लाइफ में मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू सप्लाई एनर्जी इज बाय इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट। आप कहते हैं भाई हम किसी को एनर्जी सप्लाई कैसे करें, ऐसा होता है घर वाले आपको मोटिवेट कैसे करें, तो मोटिवेट करने का तरीका क्या होता है, पहले आपकी लाइक्स डिसलाइक देखी जाती है, डिसलाइक को साइड किया जाता है, लाइक्स में पेरेंट्स कहते हैं अगर आप ये करके ला के लोगे तो हम आपको बाइक देंगे, आप ये करके ला के लोगे तो हम आपको स्मार्टफोन ला करके देंगे, आईफोन ला करके देंगे। अलग अलग तरीके होते हैं को मोटिवेट करने के। तो इस तरीके से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी सप्लाई करने के तरीकों में से एक तरीका है इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन से हम अटैक नॉट अटैक लाइक उससे इम्पैक्ट देते हैं। लेट एन इलेक्ट्रॉन इज एक्टिवेटेड बाय द पोटेंशियल अप्लाइड बाय द डिस्चार्ज ट्यूब। द
द एनर्जी गेन फ्रॉम द फील्ड में देन बी ट्रांसफर टू एन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद द एटम। मतलब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक पर्टिकुलर एटम को हम जब एक्सट्रैक्ट करना है तो हम उस एक्सलेटेड इलेक्ट्रॉन को उससे एटम से कोलाइड करते हैं। Now if the bombarding electron has gained more than the requisite energy from the discharge to raise the atom from the normal state to a particular resonance level, the amount of energy in excess of that required for excitation will be retained by the incident electron as kinetic energy after the collision। बड़ा लंबा पॉइंट था लेकिन इसको सिंपल से समझ सकते हैं। इफ द बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन हैज गेन्ड मोर देन द रिक्विजिट एनर्जी, मतलब सिंपल सा है भी, आपकी रिक्वायरमेंट थी आज के टाइम पे कि भैया मम्मी पापा ने बोला कि भाई तुम 60% लेकर आ जाओ या 80% लेकर आ जाओ, डिस्टिंक्शन लेकर के आ जाओ, हम तुमको ये देंगे। लेकिन तुम्हारे डिस्टिंक्शन ना करके तुम्हारे पास आ गए ज़्यादा मार्क्स, तो डिस्टिंक्शन पे तो घर वालों ने बोल रखा था कि हम तुमको बाइक दिलाएंगे, लेकिन तुम्हारे ज़्यादा आ गए, तुम क्लास के टॉपर हो गए, तो अब तुम्हारी डिमांड बढ़ सकती है कि भैया बाइक तो दिला ही रहे हो, साथ साथ स्मार्ट वॉच भी दिलाओ, स्मार्टफोन भी दिलाओ। तो ऐसे रिक्वायरमेंट वाली चीज़ आती है कि अगर आपकी एनर्जी जो है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन की है, वो रिक्विजिट एनर्जी से ज़्यादा है फ्रॉम द डिस्चार्ज टू रेज द एटम फ्रॉम नॉर्मल स्टेट टू अ पर्टिकुलर रेजोनेंस लेवल, मतलब एक होता है ना, एक पर्टिकुलर स्टेट से रेजोनेंस ले रहा है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एक्सेस दैट रिक्वायर्स एक्साइटेशन विल बी रिटेन्ड एज काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब कहते हो ना कि एक लेवल तुम्हारी जो चाहिए और उससे ज़्यादा में लगी तो एनर्जी कहीं लॉस तो हो नहीं सकती, तो वो एनर्जी आपकी एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जो कि आपकी कोलिजन के बाद भी रिटेन रहेगी। ये पॉइंट ये समझाना चाहता। इफ एन impinging electron possess an amount of energy at least equal to the ionization potential, पहले वाले में एक्सेस थी, इसमें ionization potential के बराबर है, the gas it may deliver this energy to an electron of the atom and completely remove it from the part of atom। मतलब अगर वो कह रहे थे कि पहले तो सिंपल था कि जिस लेवल पे जाना, लेवल से ऊपर जाना तो आपकी काइनेटिक एनर्जी, अब अगर आप आयनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर की एनर्जी दे रहे हो तो वो आपका इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब आपने इतने इम्पैक्ट से वो उसको स्ट्राइक किया है कि वो आपका इलेक्ट्रॉन वहाँ उस पर जो हिट कर रहा है जो एटम को, तो वो पेरेंट एटम से उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा अगर आपने एटलीस्ट मिनिमम एनर्जी अपने आयनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर की दी है तो। Three charged particles result from such an ionization collision, two electrons and a positive ion। अब जैसे बोलते हैं ना, हमने कोलिजन करा हाइड्रोजन में, तो आपके पास क्या क्या मिलेगा, तो तीन चार्ज पार्टिकल मिलते हैं। क्या मिलता है, दो आपको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और एक पॉजिटिव आयन मिलता है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फोटोन नेचर ऑफ लाइट। When an atom is raised from the ground state to an excited level by electron bombardment, the mean life of the excited state ranges from 10 to the power minus second to 10 to the power minus 10 seconds। ये आपकी बता रहे हैं कि भाई एक्साइटमेंट हो गया, आप कहते हैं ना कि एनर्जी है। अब ये तो है नहीं कि आपने एक बार चीज़ अचीव कर ली तो आपका वो जिंदगी भर तो वो एक्साइटमेंट चलता रहेगा, तो टाइम ड्यूरेशन होती है हर एक्साइटमेंट की। कोई कहते हैं खुशी होती है या कोई आपको कभी कोई जोक सुनाता है या कोई गम होता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही रहती है कि भाई हाँ भी ये एक्साइटमेंट रही और उसके बाद नॉर्मल होगी। तो ये लेवल इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये कह रहे हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रेज्ड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट बाय एन इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट, मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट से आपने एक इलेक्ट्रॉन को नॉर्मल स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से अपना एक्साइटेड स्टेट, मतलब नॉर्मल से एक्साइटेड लेगा, तो एक होता है ना पर्टिकुलर टाइम तक एनर्जी रह सकती है, तो ना कि हमेशा ही वो रहेगी। आपको किसी ने कभी मुक्का मार दिया तो वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक दर्द रहेगा ना, ये था ना कि एक मुक्का मार दिया तो जिंदगी भर दर्द रहेगा, या कुछ अच्छा कोई इसने बोल दिया तो जिंदगी भर अच्छा ही लगता रहेगा। तो एक बार टाइम होता है उसके बाद खत्म हो जाती है। तो मीन लाइफ ऑफ एक्साइटेड स्टेट रेंजेस फ्रॉम 10 to the minus 7 seconds to 10 to the minus 10 seconds। बहुत नॉर्मल सी, लेकिन इनकी भाषा में कहा जाए, इलेक्ट्रॉन्स की भाषा में शायद बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो। तो ये कह रहे हैं इन दिस ट्रांजेक्शन द एटम मस्ट लूज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द टू स्टेट्स that it has successfully occupied। this energy is appearing in the form of radiation। अब ये कह रहे हैं कि जब एक्साइटेड स्टेट में वो गया है तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज भी करनी पड़ेगी, जो कि आपकी रेडिएशन के फॉर्म में दिखती है। दिस एनर्जी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट, जो आपकी एनर्जी आपकी लूज कर रहे हैं ये ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, वो फोटॉन्स के फॉर्म में होती है। The term photon denotes an atom of radiant energy equal to the constant h times of the frequency। अब एक कांस्टेंट वाली चीज़ है, मतलब एक डिनोशन है कि फोटोन को हम एनर्जी में कैसे डोनेट करते हैं, तो वो h टाइम समथिंग में होती है फ्रीक्वेंसी के। तो ये आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये फिलहाल बेसिक टॉपिक्स हैं।
Quantized nature of an electromagnetic wave was first introduced by Planck in 1901. अब क्वांटाइजेशन जो होती है ना, ये चीज़ आपको याद कर लेंगे कि क्वांटाइजेशन बहुत सिंपल चीज़ है। क्वांटाइजेशन मतलब है कि वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये कभी भी आपका जो कहो कि 1.5 टाइम्स होगा या 6.71 होगा या डेसिमल वैल्यू जो होती नहीं, वो फुल नंबर ही होगी, 1 2 3 4 ये होगी जो कि क्वांटाइज होगी। और सबसे पहले प्लैंक ने 1901 में किया था इन ऑर्डर टू वेरीफाई थ्योरेटिकली द ब्लैक बॉडी रेडिएशन फॉर्मूला ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटली। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक फॉर्मूला था, मतलब एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने एक वैल्यू को ऑब्टेन किया था। क्लासिकली इट वॉज बिलीव दैट द एटम वर सिस्टम दैट एमिट रेडिएशन कंटिन्यूसली इन ऑल डायरेक्शन। पहले हम मानते थे कि एटम एक सिस्टम होता है जिसमें आपकी रेडिएशन ऑल डायरेक्शन में निकलती। हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू। एमिशन ऑफ लाइट बाय एन एटम बीइंग डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब जो एटम से हमारी जो लाइट निकलती है वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, वो एक आपका डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। That is, the the atom radiates only when it makes transition from one state to one sorry that is, the atom radiates only when it makes a transition from one energy level to lower energy state। जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में कोई चीज जाएगी तभी वो आपकी रेडिएशन करती है। ये नहीं है कि हम ऐसे बच्चे बताते हैं कि भाई ये लड़का तो बड़ा शरारती है, हमेशा करते रहता है। तो डिफेंस में कई लोग क्या बोलते हैं, भाई साहब हमेशा नहीं करता है, कभी कभार ही करता है, और तब करता है जब कोई उसको प्रोवोक करता है। तो यहाँ पे कंडीशन आना है कि जैसे बोलते थे वो हमेशा ही होता रहता है, हमेशा बगल चटर पटर चटर, वो नहीं होती है, ये तब करता है जब इसकी जरूरत होती है। तो वही बात आ गई कि जब गुस्सा आता है तभी गुस्सा करते हैं, वरना कोई गुस्सा ऐसे फालतू में नहीं करता। When a luminous discharge is observed, this discontinuous nature of radiation is not suspected because of the enormous number of atoms that are radiating energy, and correspondingly because of the immense number of photons that are emitted at a time। वही चीज़ है जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा इसमें when a luminous discharge is observed, this discontinuous nature of radiation is not suspected because of the enormous number of atoms are radiating energy, and correspondingly because of the immense number of photons that are emitted at a time। मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेडिएशंस के फोटॉन्स आपको मिल रहे हैं, इसलिए इनका एक कंटिन्यूस नेचर नहीं होता है, जो ये सिंपल से कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेक्ट्रल लाइंस। द फोटो excitation, a method by which a atom may be elevated into an excited energy state is to have radiation fall on the gas। मतलब कहते हैं ना हम किसी को इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक आपका फोटो एक्साइटेशन होता है। क्या होता है कि भैया आपने उस पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को आप उस पर डालते हो, एटम पे डालते हो। एन एटम में ऑब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एंड मूव एंड hereby move from a level of energy W1 to a high level of energy W2, where W2 is equal to W1 plus HF। the new H नहीं है, न्यू है, न्यू ऑफ द न्यू इनटू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट। ये सिंपल फॉर्मूला है इस चीज का कि आपकी नए जो अगला नया लेवल होगा उसकी क्या एनर्जी होगी। An extremely important feature of the excitation by photon capture is that the photon will not be absorbed unless its energy corresponds exactly to the energy difference between the two stationary levels of the atom with which it collides। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि भैया जो कहते हैं ना कि फोटोन को कोई भी एनर्जी दे दो अब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं, जब तक एग्जैक्ट सेम अमाउंट नहीं होगा एनर्जी का जो डिफरेंस की रिक्वायर्ड है तब तक वो वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। सिंपल सा आप ये समझ कर लो, आपको एक लेवल से जैसे बास्केटबॉल खेलते हो तो आपको एक पर्टिकुलर हाइट तो लेनी ही पड़ेगी, या तो बॉल को उसकी फोर्स से फेंकिए या फिर आपको उस लेवल पे जंप करना पड़ेगा कि आपका हाथ वो बास्केट तक पहुंच जाए। तो सेम चीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ भी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ नॉर्मल हाइड्रोजन एटम इज टू बी रेज्ड टू its first excited state by the means of radiation, a wavelength of amount to be 1216 angstrom। ये हमने बता रखा है कि भैया जब आपको हाइड्रोजन एटम में भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे लेकर जाना है तो आपको इतनी अमाउंट की रेडिएशन जो लिखी हुई है, वैल्यू है एक्सपेरिमेंटली निकली है, वो आपको यूज करनी पड़ेगी। विच इज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये जो रेडिएशन बता रहे हैं ये आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के रेंज में आती है। When an atom is absorbed by an atom, the excited atom may return to its normal state। अब क्या भैया सिंपल सी चीज़ है, भाई आपको जब तक पैसे मिले थे तब तक आप मस्ती कर रहे थे, जब पैसे खत्म हो गए तो चुपचाप घर वापस आ गए। सेम चीज़ एटम के साथ भी होती है, जब तक एनर्जी थी तब तक वो चल रहा था, अब एटम की एनर्जी खत्म हो गई, आओ बेटा घर वापस। तो यही चीज़ हो रही है।
अब ये जो वापस आने का सिलसिला है वो डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में पहुंच जाए, तो हो सकता है वो एक ही बारी में आ जाए, हो सकता है वो धीरे धीरे आए। जो लिखा हुआ है दैट इट मे रिटर्न टू इट नॉर्मल स्टेट इन वन जंप और इट मे डू सो इन सेवरल स्टेप्स, वही चीज बात हो रही है। If the atom falls onto one or more excited levels before finally reaching the normal state, it will emit several photons। तो सिंपल चीज़ है, अगर भैया भाई साहब आप सीधे घर आ गए हो तो आप सिंपल घर आ गए हो, घर की घंटी बजाओगे, नहीं तो पहले पता था घर आते हुए आप पहले मार्केट चले गए, वहाँ से कुछ सामान ले लिया, फिर कुछ आते हुए रास्ते में आपने किसी दोस्त से बक बकने लगे, तो डिफरेंट डिफरेंट लगा, अपना डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करी, तो ये बोला अगर आप डायरेक्टली घर आ जाओगे तो एक अमाउंट की फोटोन रिलीज करोगे, अगर धीरे धीरे आओगे तो अलग अलग लेवल के फोटोन यूज करोगे। नन ऑफ द emitted photon will have the frequency of the absorbed radiation। जो emitted photons है उनकी absorbed energy की रेडिएशन के बराबर एनर्जी नहीं होगी। This fluorescence cannot be explained by the classical theory but is readily understood by the Bose postulate as expected। मतलब हम जो बताया था क्लासिकल थ्योरी से में बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता चल रहा था, जो चीज़ हमें ये आपकी रेडिएशंस के बारे में पता चला है वो हमें बहुत पोस्टुलेट से पता चला है। Next topic is photonization। If the frequency of the impinging photon is sufficiently high, it may have enough energy to ionize the atom। हम पहले पढ़ चुके हैं। Unlike the case of photoexcitation, the photon need to possess an energy corresponding exactly to the ionization energy of the atom। अनलाइक द केस ऑफ फोटो एक्साइटेशन, फोटो एक्साइटेशन में क्या था, जो आपने एनर्जी दे दी उसको उतनी अमाउंट की एनर्जी मिल गई और उसने उसने आपका लेवल को एटम को एक्साइट कर दिया। फोटोन नीड नॉट प्रोसेस एन एनर्जी करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली टू एनाइजेशन ऑफ द एटम। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो कि फोटोन की एनर्जी भी उसने के बराबर हो, ये चीज कह रहा हूँ। इफ इट पोजेसेस मोर देन आयोनाइजेशन एनर्जी, excess will appear as electron kinetic energy of the emitted electron or the positive ion। क्या भैया अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो जो एक्सेस एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की। इट इज़ फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट हाउएवर दैट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फोटोनाइजेशन occurs when the energy of the photon is equal to the ionization energy। एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला है, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फोटोनाइजेशन अकर्स व्हेन द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब फोटोन की एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी की बराबर है तो आपका फोटोनाइजेशन हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी डिक्रीजिंग रैपिडली ऑफ हायर फोटोन एनर्जी, द प्रोबेबिलिटी डिक्रीजिंग रैपिडली फॉर हायर फोटोन एनर्जी, मतलब ये प्रोबेबिलिटी जितनी आपकी हायर एनर्जी के लिए होगी तो वो उतनी डिक्रीज होती जाएगी, ये सिंपल ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेव मैकेनिक्स। De Broglie in 1924 postulated that the dual character of wave and particle is not limited to radiation but also exhibited by particles such as electron, atoms and macroscopic masses। अब ये हमने पहले पढ़ रखा था कि पार्टिकल का डुअल नेचर होता है, वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। वेव नेचर में हम कोई स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं और पार्टिकल नेचर में अलग टाइप की, जैसे लाइट्स को हम बोलते हैं, लाइट को बोलते हैं कि ये कि पर्टिकुलर जैसे ग्लास होता है उसके आर पार निकल जाती है, तब ये वेव नेचर दिखा रही होती है। लेकिन जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो वो पार्टिकल नेचर दिखा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम जो अपना वो लाइट और पार्टिकल कहते हैं ना हमारे जो इन सब चीज़ों को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सॉरी इनको हम वेव और पार्टिकल नेचर में कहते हैं। तो ये कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ यही वो आपका कहते हैं डुअल नेचर नहीं दिखाते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन, एटम, माइक्रोस्कोप जो पार्टिकल्स होते हैं, मासेस होते हैं, ये भी आपको डुअल नेचर दिखा सकते हैं। ही postulated that a particle of momentum P is equal to mv has a wavelength lambda associated with it and is given by lambda is equal to mu upon p। We can make use of the wave properties of the moving electron to establish Bohr's postulate that a stationary state is determined by the condition that angular momentum must be an integral multiple of mu into mu by 2 pi। We can use अब वेव प्रॉपर्टी है मूविंग इलेक्ट्रॉन की कि आपका बता रहा है कि जो स्टेशनरी स्टेट है आपकी उस पर आपका जो मोमेंटम होगा वो किस हिसाब से निकल रहा है। तो ये पोस्टुलेट्स का है, कॉन्सेप्ट है, समझने वाली चीज़ है। मतलब
सिंपल सी चीज़ है यार, इंटीग्रल मल्टीपल जैसे हम बताया था एच न्यू का होता है, जो आपकी कंडीशन बताता है एंगुलर मोमेंटम की। स्टेबल ऑर्बिट इज वन whose circumference is exactly equal to the electronic wavelength lambda or n lambda, where n is integral is an integer but not zero। जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जीरो होने पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये क्या 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन एम वी। तो ये अपनी एक स्टेट बता रहा है कि ये स्टेट क्या है, ये फॉर्मूला लिख सकते हो। स्ट्रॉडिंगर, ये नाम बड़ा पढ़ना मुझे दिक्कत है। स्ट्रॉडिंगर carried the implication of the wave nature of matter further and developed a wave equation to describe electronic behavior of the potential field u x y z। मतलब इन्होंने एक इक्वेशन बनाई थी, स्ट्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को कहते हैं, जो कि एक उसको वेव इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बताता है आपके कि फील्ड में कैसा होगा डिपेंडिंग ऑन द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। वो 3D की इक्वेशन है, मतलब एक्स डायरेक्शन में कैसे है, वाई में कैसे है, कहाँ है। तो यार थोड़ा डीप जाने वाली बात है, तो वो अगर इसको डीप स्टडी करनी है तो वो उसकी बैठ करके अलग टॉपिक से पता कर सकता है। हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द वेव फंक्शन एंड इट डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट ईच पॉइंट इन स्केल ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद एनर्जी डब्ल्यू। जैसे मैंने बताया था कि भैया तीनों डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रॉन कब कहाँ मिल सकता है, कितना कब कौन कहाँ हो सकता है, कुछ नहीं पता होता। तो सेम चीज़ है ये इसमें भी, कि इलेक्ट्रॉन आपको कब कहाँ मिलेगा ये भी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो वो इक्वेशन थी जिससे कि आप स्पेस में पता कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा। और इस इक्वेशन को हम, जो इक्वेशन होती है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको कि हम कहते हैं वेव इक्वेशन। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट। The solution of the Schrodinger equation for any multi-electron atom requires three quantum numbers। तीन quantum numbers जो कि हैं, these are designated by n, l and ml and are restricted to the following integral values। कभी डेसिमल वैल्यू नहीं होगी, इंटीग्रल वैल्यूज होगी। n की 1 2 3 and onward, l की 0 1 2 n minus 1, ml 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 टिल प्लस माइनस l के बराबर। द स्पिन क्वांटम ms में assume only two values, that is plus half and minus half, corresponding to the same energy। मतलब इनकी प्लस हाफ माइनस हाफ की सेम एनर्जी होती है, बस इनकी साइन डिफरेंट होता है। The exclusion principle। According to Pauli exclusion principle, no two electron in an electronic system can have the same set of four quantum numbers n, l, ml and ms। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन की ये चार वैल्यूज जो होती हैं m, l, मतलब इसका अगर सेट बनाया जाए तो कभी चारों वैल्यू सेम नहीं होगी। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रॉन शेल्स। Electronic shells, all the electrons in an atom which have the same number of n are said to belong to the same electron shell। मतलब अगर आपका वैल्यू n की 0 है और उस 0 में जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो सेम माना जाएगा, 1 है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको सेम शेल में माना जाएगा। तो इसके हिसाब से आगे होते हैं। तो शेल्स आर आइडेंटिफाइड बाय द लेटर के एल एम एन। ये हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है और यहाँ पे भी है। और के की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 2 है, एम 3 है, 4 है एंड so on respectively। The shell is divided into subshell corresponding to different value of L and identified as SPDF। ये सब शेल्स होते हैं जो कि SPDF होता है और S की वैल्यू 0 होती है, P 1 होती है, D इस अकॉर्डिंगली ऐसे आगे इनकी वैल्यूज दी जाती है। The inner shell electrons are very strongly bound to an atom and cannot be removed easily। जो inner shell होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से बहुत टाइटली बॉन्ड होते हैं और उनको इतनी आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता। The electron closest to the nucleus are most tightly bound and so have the lowest energy। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होता है वो बहुत टाइटली बॉन्ड होता है एटम से और उसमें एनर्जी लेवल जो होती है वो सबसे कम होती है। Atom for which the electron exists in closed shells form very stable configuration। जो हमारे इलेक्ट्रॉन क्लोज शेल्स में होते हैं, मतलब जो एक ही शेल में कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उनकी होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज the energy band theory of crystal। X-ray and other
studies reveal that the most elements and semiconductor are crystalline in structure. जो हमने एक्सरे की स्टडी देखी है वो हमें बताता है जो हमारा मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं. The electronic level energy level discussed for a single free electron do not apply to same atom in the crystal. अब इलेक्ट्रॉनिक लेवल की हमारे जो लेवल होता है जो हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए पढ़ते थे सिंगल एटम के लिए पढ़ते थे वो क्रिस्टल वाले एटम्स के लिए उनका कंटेंट डिफरेंट हो जाता है. अब कैसे होता है वो अलग आगे की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम देखेंगे. This is because the potential characteristic in a crystalline structure is now a periodic function in space which form whose value at a point is result of contribution from every atom. अब देखो हम कहते हैं सिंगल एटम की एनर्जी अलग है जब वो क्रिस्टल में आ जाता है तो उसका अलग हो जाता है. क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि वो बता रहा है कि वो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का एक स्पेस में क्या एक रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन होगा क्या फॉर्म करेगा वो उस पर डिपेंड करता है. When atoms form crystal, the level of outer shell electrons are changed considerably since these electrons are shared by more than one atom of the crystal. जो सिंपल बता रहे भैया जो आउटर मोस्ट वाले होते हैं वो एक से ज़्यादा शेयर होते हैं तो उनका अलग अलग एनर्जी लेवल हमेशा चेंज होता रहता है. The new energy level of the outermost electron can be determined by the means of quantum mechanics. Quantum mechanics के थ्रू हम जो outermost electron जो होता है उनकी एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं. And it is found that the coupling between the outer shell electron of the atom results in a bond of closely spaced energy state instead of widely separated energy levels of isolated atoms. क्या चीज कहना चाह रहा है ये? Coupling between the outer shell electrons of the atom results in a bond of closely spaced energy state instead of widely separated energy levels of isolated atom. Isolated atoms की जो बाहर के जो outermost इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बड़े स्प्रेड रहते हैं लेकिन जो क्रिस्टल्स में फॉर्म आते हैं वो क्लोज हो जाते हैं. तो यही चीज हमारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आता है और एक एटम एक क्रिस्टल में आता है तो वो क्लोजली बाउंड हो जाता है और वहीं अगर वो आइसोलेटेड एटम है तो वो सेपरेट रहता है. Insulator, semiconductor and metals. A metal may be placed in one of these three classes depending upon its energy band diagram. अब energy band diagram जो होता है वो हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है जिसमें कि हमारे तीन बैंड्स होते हैं कंडक्शन बैंड फॉरबिडन बैंड और एक वैलेंस बैंड. डिपेंडिंग और हमारा बैंड कहाँ पे कैसा कैसा है किसका कितना एनर्जी लेवल है किस कौन कितने सेपरेट हो रहे हैं हम उसको इंसुलेटर सेमीकंडक्टर मेटल्स में करते हैं. ये चीज़ हमने पुरानी क्लासेज 11-12 में भी पढ़ रखा है और इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ आती है कि अगर एक वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की एनर्जी का डिफरेंस इज मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तो वो आपका इंसुलेटर होता है. जब आपका एनर्जी गैप का डिफरेंस इज अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वो आपका सेमीकंडक्टर होता है. और मेटल्स में आपका जो कंडक्शन बैंड और इलेक्ट्रॉन बैंड जो होता है ये जो होता है ये आपस में ओवरलैप कर रहा होता है. तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है एनर्जी बैंड डायग्राम से जिससे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो अभी आज के टॉपिक में फ्रेंड्स इतना ही. अगर आपको मेरे ये नोट्स के पीडीएफ चाहिए हो आपको अगर ये अच्छे लगते हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. आपके पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट चाहिए हो तो आप अपना मेल आईडी मुझको कमेंट में डाल दीजिए मैं आपको इसके पीडीएफ नोट भेज दूंगा. एंड प्लीज़ सपोर्ट मी वॉच स्टडी हैकर्स. रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को और इसमें कुछ करेक्शन मुझे अगर करनी है रिगार्डिंग मेकिंग वीडियोस या एनीथिंग आप सजेशन देना चाहे वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं. जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इसका चैप्टर 2 है वो है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन सेमीकंडक्टर्स. ये हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे. तो फ्रेंड मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी. एंड जो भी अगर इसमें कमी पेशी है तो प्लीज़ मुझे बताइए मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा. एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.